वालिया ट्यूटोरियल्स की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एक बार फिर से आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के टॉपिक पे। लास्ट टाइम हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे बात कर रहे थे और हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स, हमें इस पे ध्यान देना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले एक सीरीज आपको ध्यान में रखनी है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज और इस सीरीज में एलिमेंट हमारे पास पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, जिंक, मरकरी, कॉपर, सिल्वर। ठीक है, इस तरह से कुछ एलिमेंट हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में है। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मरकरी, कॉपर, सिल्वर। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हमें ध्यान क्या देना है कि हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट डिक्रीज, एलिमेंट की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और ऊपर से नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज। स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर गए रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। ये लेस रिएक्टिव, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव, ये इससे ज़्यादा, ये इससे ज़्यादा। और यहाँ से हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे इनकी रिएक्टिविटी घटती जाएगी। ये सबसे मोर रिएक्टिव है। और लास्ट में मैंने गोल्ड लिखा, वो लिस्ट रिएक्टिव है। बात समझ में आई? वो क्या है? लिस्ट रिएक्टिव। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है। आपको नोट्स में मिल जाएगी, बुक में मिल जाएगी, एक रिएक्टिविटी सीरीज आपको दिया हुआ है, उसको आपको ध्यान में रखना है। उसके अंदर ध्यान से रखना है, जब हम टॉप से बॉटम आएंगे रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी और बॉटम से टॉप जाएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है कि ए केमिकल रिएक्शन in which less reactive element displaced by more reactive element। एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा और वो डिस्प्लेस हो जाएगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट से। अब लेस रिएक्टिव कौन सा है, मोर रिएक्टिव कौन सा है, वो हमें रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा बेटा। वो सीरीज हमें ध्यान में रखनी है। तो हमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देना है मोर रिएक्टिव एलिमेंट से। उस टाइप सच टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उस टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब हमें ध्यान देना है कि वो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यहाँ पे लिखी, जैसे पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, आयरन, हाइड्रोजन भी मैंने इसके अंदर लिख दिया यहाँ पे। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, हाइड्रोजन, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये मैंने लिख दिए।
ये कुछ रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट थे। सीरीज में पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अब मान लो मेरे पास कॉपर सल्फेट दिया हुआ है और इस कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग करना है। मेटल साल्ट है, मेटल साल्ट से मेटल निकालनी है, तो हमें इससे मोर रिएक्टिव एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इससे ऊपर ये जितने भी हैं ये सारे मोर रिएक्टिव हैं। ध्यान देना है, मैंने क्या कहा कि मेरे पास कॉपर सल्फेट है, मेटल साल्ट है कॉपर का, और मेरे को उस साल्ट से उस कॉपर को अलग करना है। तो मेरे को यहाँ से इससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट चाहिए। तो इस सीरीज के अंदर कॉपर से जितने ऊपर जितने एलिमेंट है वो सारे इससे मोर रिएक्टिव हैं। तो ये इसको डिस्प्लेस कर देंगे। मान लो मैंने यहाँ पे जिंक लिया तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। या मान लो मैंने यहाँ पे आयरन लिया तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि इस टाइप का जो रिएक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। मतलब सच टाइप रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट, उनको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज दैट क्लियर? इसी के अंदर एक रिएक्शन और आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, आयन एक्सचेंज बिटवीन रिएक्टेंट। डेफिनेशन पीछे लिखी वैसे लिखेंगे, ए केमिकल रिएक्शन इन विच आयन एक्सचेंज बिटवीन रिएक्टेंट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करें तो एग्जांपल के तौर पे मान लो इन जनरल मेरे पास एक प्रोडक्ट ए बी है, दूसरा प्रोडक्ट सी डी है। इन दोनों ने रिएक्शन किया, इसका ये वाला आयन इसके पास, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया बी डी प्लस ए सी। तो हमने क्या किया, आयन्स को एक्सचेंज कर दिया, ये इसके पास और ये इसके पास। रिएक्टेंट अपने आयन्स को एक्सचेंज कर ले तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ये मैंने सिंपल एग्जांपल लिया। अब ओरिजिनल केमिकल रिएक्शंस हम देख लेते हैं कि मेरे पास जिंक सल्फेट प्लस 2HCl रिएक्शन किया। ये जिंक सल्फेट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो यहाँ से हमने रिएक्शन किया तो हमारे पास बन गया जिंक क्लोराइड प्लस H2SO4। जिंक क्लोराइड प्लस H2SO4। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। क्या किया, जिंक सल्फेट प्लस 2HCl क्या बन गया, जिंक क्लोराइड प्लस H2SO4। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आगे हमें ध्यान देना है कि ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसका एक और एग्जांपल हम करते हैं। तो मेरे पास है बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। हमने रिएक्शंस किया तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये क्या था, बेरियम क्लोराइड, ये क्या था, सोडियम सल्फेट। दोनों को मिक्स किया, रिएक्शन बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl। मतलब इन्होंने अपने आयंस को क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। तो ये मैंने इन जनरल रिएक्शंस बताए। अब कई बार क्या होता है कि दो केमिकल हम ले लेते हैं। मान लो मैंने केमिकल लिया ए और दूसरा लिया मैंने बी। तो ये बी इसके अंदर डिजोल्व नहीं होता है, और डिजोल्व नहीं होगा तो एक तो सॉल्यूशन में घुला रहेगा। मान लो मैंने दो सॉल्यूशन लिए, ठीक है। तो अब सोडियम क्लोराइड तो सॉल्यूशन में घुला रहेगा NaCl तो, और बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। बेरियम सल्फेट के क्या बन जाएंगे, प्रेसिपिटेट। तो ये बेरियम सल्फेट है और ये नीचे जाके सेटल डाउन हो गया इस तरह से। तो ये क्या है, precipitate of
precipitate ऑफ बेरियम सल्फेट। हमने बेरियम क्लोराइड के अंदर सोडियम सल्फेट को डाला, इसका भी सॉल्यूशन है, इसका भी सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स किया। जैसे ही मिक्स किया तो हमारे पास रिजल्ट में एक तो बना बेरियम सल्फेट, इसके तो बन जाएंगे प्रेसिपिटेट, ये बन गए भाई। और ये एक्वस सॉल्यूशन, ये पानी में घुला रहेगा, तो हमें क्या मिला कि हमें बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन गए। तो जिस केमिकल रिएक्शंस में हमें प्रेसिपिटेट मिल जाए, जिस केमिकल रिएक्शन में दो अलग अलग सॉल्यूशन लिए, उनको हमने मिलाया और मिलाने पर हमें देखा कि उस बीकर के अंदर नीचे प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, तो वहां पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन का नाम क्या होगा? प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी थी। मैंने क्या कहा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बन जाए? precipitate is formed, precipitate is formed in chemical reactions। तो उस केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। मैंने अभी बताया दो अलग अलग सॉल्यूशन लिए, केमिकल सॉल्यूशन मिक्स किया, दोनों ने रिएक्शंस किया, तो एक प्रोडक्ट में हमें दो रिजल्ट मिलेंगे। एक रिजल्ट प्रेसिपिटेट बन के नीचे सेटल डाउन हो जाएगा बीकर के अंदर, और एक पानी के अंदर घुला रहेगा। तो उस रिएक्शंस में हमें प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब कई बार क्या होता है कि मेरे पास ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, पानी था, ठीक है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डालेंगे तो ये डिकम्पोज होगा, CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। तो जब मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डाला तो इसने हीट को रिलीज किया। भाई कैल्शियम कार्बोनेट है और ये हीट को यूज करके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? कंजप्शन ऑफ हीट, कंजप्शन ऑफ हीट। यहाँ पे हीट का कंजप्शन हो रहा है, ठीक है। ये किस में टूट गया? CaO प्लस CO2 में। तो इस टाइप के रिएक्शंस को, कंजप्शन ऑफ हीट है तो वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान रखना है, मैंने क्या कहा? कंजप्शन ऑफ हीट, हीट का खर्च होना। जिस केमिकल रिएक्शंस के अंदर हीट खर्च हो जाए, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज कंज्यूम्ड, हीट कंज्यूम हो या हीट इज अब्जॉर्ब, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यहाँ इस टाइप के रिएक्शंस में हीट का कंजप्शन होगा। अब मान लो एक एग्जांपल लिखा मैंने, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम सांस लेते हैं, किस टाइप की रिएक्शन है? टेक ब्रेथ। तो इसको हम कहेंगे वी टेक ब्रेथ। हम सांस ले रहे हैं, तो अब हम सांस ले रहे हैं तो हम सांस बाहर भी छोड़ते हैं, तो उस टाइम किस प्रकार का रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। किस प्रकार का रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस दौरान जैसे मैंने हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन किया तो वाटर की फॉर्मेशन तो होगी, साथ में हीट भी रिलीज हो रही है। जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, ध्यान रखना है, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा तो हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन बनेगी और साथ में हीट रिलीज होगी। उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। इस टाइप की रिएक्शंस के अंदर हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। जैसे मैंने मीथेन लिया CH4 और इसको हमने बर्न किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस वाटर प्लस हीट, ये हमें प्रोडक्ट देगा। कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोई भी पेट्रो प्रोडक्ट अगर हम उसको बर्न करेंगे तो बर्न करने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, कुछ मॉइस्चर होगी, कुछ हीट होगी, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये कुछ ध्यान में रखना है कि कई बार हम क्या करते हैं कि दो केमिकल्स को मिक्स करते हैं तो वहां पे केमिकल रिएक्शन तो हो रहा होता है, लेकिन कुछ केमिकल्स रिएक्शन में हीट इवोल्व होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब्ड होता है। कहने का मतलब है कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट कंज्यूम होता है और कुछ केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। तो दो वर्ड हैं, एक तो इवोल्व, एक तो क्या है इवोल्व और एक क्या है एब्सॉर्ब्ड। जहां पे हीट अब्सॉर्ब होगा वो एंडोथर्मिक और जहां पे हीट इवोल्व होगा वो एक्सोथर्मिक। ध्यान रखना है, हीट अब्सॉर्ब हो रही है एंडोथर्मिक, हीट इवोल्व हो रही है एक्सोथर्मिक। एग्जांपल मैंने बता दी। अब क्या होता है कि कई बार जैसे मैग्नीशियम है और इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है। ये मैग्नीशियम था, इसमें हमने ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ये मीथेन था, इसको हमने बर्न कर दिया, ऐसा कुछ हमारे पास आ जाता है। तो यहां से हमने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो क्या किया, ऐड ऑक्सीजन, रिमूव हाइड्रोजन, तो ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान रखना है कि हमारा जो मटेरियल है, जो केमिकल मटेरियल है, वो केमिकल मटेरियल ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, वो केमिकल मटेरियल रिड्यूस भी हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो जिस मटेरियल में ऑक्सीजन ऐड कर दें और हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो वो मटेरियल अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। ऐड ऑक्सीजन, रिमूव हाइड्रोजन। और इसका जो रिवर्स है, रिवर्स मीन्स रिमूव ऑक्सीजन, ऐड हाइड्रोजन। अब इसका अपोजिट कर दें कि ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, हाइड्रोजन को ऐड कर दें, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आया? क्या किया कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिवर्स ऑफ ईच अदर, रिवर्स ऑफ ईच अदर। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के रिवर्स हैं। ध्यान रखना है कि जिस केमिकल रिएक्शंस में ये वाला ऐड हो रहा है, ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और जिस केमिकल रिएक्शंस के अंदर रिमूव ऑक्सीजन ऐड हाइड्रोजन अगर हम कर रहे हैं तो उस रिएक्शंस को हम रिडक्शन रिएक्शंस कहेंगे। तो अब थोड़ा सा ध्यान हमें क्या देना है कि एक वर्ड है हमारे पास रिडॉक्स। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। तो कहने का मतलब है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडॉक्स। रिडॉक्स वर्ड आ जाए तो हमें समझ जाना है कि ए केमिकल रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टुगेदर टेक प्लेस, जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा हो। जैसे मैंने लिखा कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, रिएक्शन होगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा जो कॉपर है उसका 2 से 0, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। और हमारा जो जिंक है वो 0 से 2, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शंस में
जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन। ध्यान रखना है बेटा कि जिस केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ आ जाए, तो मैंने ये रिएक्शंस लिया, इस रिएक्शंस के अंदर जिंक का क्या हो रहा था ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो रहा था रिडक्शन। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे पता कैसे लगाएंगे, देखो ये नेगेटिव एलिमेंट है, तो इस नेगेटिव एलिमेंट्स को हमने हटा दिया, तो नेगेटिव एलिमेंट को हटाएंगे तो उसका होगा रिडक्शन, और जिसमें नेगेटिव एलिमेंट को ऐड करेंगे उसका होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेगेटिव एलिमेंट को हमने यहां से हटा दिया, तो जिसके पास से हटाएंगे उसका रिडक्शन, जिसके पास लेके जाएंगे उसका ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना है। तो कुछ नियम थे, इसी तरह से मैं थोड़ी देर पहले बताया था, ऐड ऑक्सीजन रिमूव हाइड्रोजन, रिमूव हाइड्रोजन ऐड हाइड्रोजन रिमूव ऑक्सीजन। तो जिस केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ आ जाएं तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। और जहाँ पे ऐड ऑक्सीजन रिमूव हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडेशन है, ऐड हाइड्रोजन रिमूव ऑक्सीजन है वो रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे के रिवर्स हैं, दोनों को कंबाइन कर दें एक ही केमिकल रिएक्शन में एक साथ आ जाएं तो वो रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन की टर्म में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की टर्म में दो वर्ड हैं, एक तो है मेरे पास LOE, एक है मेरे पास GOE मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक क्या है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है रिडक्शन। स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान में रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है रिडक्शन। अब जहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे वो ऑक्सीडेशन, जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे वो रिडक्शन। ये अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ये सोडियम है और सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपना गायब कर दिया, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन क्लोरीन है Cl नेगेटिव, उसने एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाया और क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। क्लोरीन आयन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोरीन में बदल रहा है और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके सोडियम आयन में बदल रहा है। तो अब यहां से अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसे कर दूं, सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और सोडियम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ तो इसका हो रहा है रिडक्शन, और ये वाला जो रिएक्शन है यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन। इसमें तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसमें क्या हो रहा है रिडक्शन। बात समझ में आई कि अगर कोई मेटल या कोई भी मटेरियल अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की बजाय अपने पास बुला ले, गेन कर ले, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो हमने इस रिएक्शंस में क्या किया था कि इस रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ और इसमें जो लॉस इलेक्ट्रॉन सोडियम ने अपने पास से भेज दिया था उसने इस इलेक्ट्रॉन को इस रिएक्शन में अपने वापस बुला लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि हमारा ये जो रिएक्शंस है ये इलेक्ट्रॉन की टर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस के बारे में बताता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पे ऑक्सीडेशन, जहां पे आ रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है रिडक्शन। तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू 10th क्लास हमारे पास थी कि 10th क्लास में इन फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के अंदर जो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हमने पढ़ी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टू और मोर सब्सटेंस को ऐड करके एक सिंगल प्रोडक्ट हमने बना दिया था। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया था टू और मोर पार्ट्स में एनर्जी की सप्लाई करके। डिस्प्लेसमेंट में हमने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस किया मोर रिएक्टिव से। डबल डिस्प्लेस में हमने आयंस को एक्सचेंज किया। फिर हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़े
जहाँ पे हीट इवोल्व होगा, एक्सोथर्मिक हीट अब्सॉर्ब होगा, एंडोथर्मिक। एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी मैंने बताया कि दो केमिकल्स हम लेंगे, मिलाएंगे, तो एक तो सॉल्यूशन में घुला रहेगा और एक प्रेसिपिटेट बनेगा। वहां पे जो केमिकल रिएक्शंस है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस है। फिर हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एलिमेंट की टर्म में पढ़ा कि जिस मटेरियल के अंदर ऑक्सीजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव कर दें, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड कर दें, ऑक्सीजन रिमूव कर दें, रिडक्शन, और दोनों एक साथ हो जाएं तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। कि जिस केमिकल रिएक्शंस के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टुगेदर टेक प्लेस, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन की टर्म में भी मैंने आपको बताया कि मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो वहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं वहां पे ऑक्सीडेशन, जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं वहां पे रिडक्शन। ठीक है, एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को बताए। तो एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये आप बार बार पढ़ चुके हैं 6, 7, 8, 9 में कि एसिड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म, ये बेस है, ये एसिड है, और ये मिल करके जो रिएक्शन बनाएंगे तो वो एक साल्ट बना लेते हैं, साथ में वाटर बन जाता है। तो इस रिएक्शंस का नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी कुछ डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस। अब दो छोटे छोटे टॉपिक इस फर्स्ट यूनिट के। एक तो हमारे पास है कोरोजन। तो कोरोजन हमें पता ही है कि क्या होगा, एनी मेटल eat our surface in presence of air and moisture। कोई भी मेटल है या मेटल का टुकड़ा है, उसको बाहर खुली हवा में छोड़ दें तो वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, उसके साथ साथ वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में भी आ रहा है, क्योंकि मॉइस्चर हमारी एयर में प्रेजेंट होता है। अब अगर वो इन दोनों के कांटेक्ट में आएगा, एयर एंड मॉइस्चर, तो वो अपने सरफेस को ईट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब उसका जो सरफेस है वो धीरे 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 डिस्ट्रॉय होता जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम कोरोइड मेटल। तो वो मेटल तो कोरोइड हो जाएगा। एंड प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। वहां पे जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? कोरोजन। बात समझ में आ गई कि कोई भी मेटल का टुकड़ा लिया, खुली हवा में छोड़ दिया, तो वो एयर और मॉइस्चर दोनों के कांटेक्ट में आएगा, तो वो धीरे धीरे अपने सरफेस को ईट करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको बोलते हैं हम कोरोजन। अब इसके अंदर एक खास बात और क्या है, इसके एग्जाम्पल तो एक तो सिंपल है, आयरन लिया, एयर की प्रेजेंस में ओपन किया, रिएक्शन करके बनाएगा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, ये इसने बना दिया। ओके, बैलेंस करना हमने सीखा ही था कि आयरन लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कांटेक्ट में आया, आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब ये आयरन ऑक्साइड वाटर के कांटेक्ट में मींस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा और ये बदल जाएगा इसमें। ऐसा कुछ हमने लिख दिया। ठीक है, तो अब ये क्या है, पहले तो था ये आयरन, पहले तो क्या था आयरन Fe, एयर के कांटेक्ट में आया, क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड। और फिर आयरन ऑक्साइड धीरे धीरे वाटर के कांटेक्ट में आया, क्या बन गया? Fe2 हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कई बार एग्जाम में आ भी जाता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये इसका फार्मूला है Fe2O3 2H2O, ध्यान रखना है। ठीक है, अब आयरन मेटल को हमने हवा में छोड़ेंगे तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की सरफेस आ जाएगी, अलग से एक लेयर आ जाएगी। तो वो जो ब्राउन कलर की लेयर आयरन सरफेस पे आई, वो किस वजह से आई? कोरोजन की वजह से। हमने क्या किया,
सिल्वर का कोई ज्वेलरी लिया और उसको हाथ में पहन लिया, रिंग ली सिल्वर की, कुछ दिन के बाद देखा कि वो धीरे धीरे ब्लैक हो रही है, उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ रही है, ब्लैक कलर की कोटिंग। तो सिल्वर है तो ब्लैक कोटिंग आएगी, कॉपर है तो ग्रीन कोटिंग आएगी। बात समझ में आ रही है? और अगर आयरन है तो ब्राउन कोटिंग आएगी। तो ये तीन अलग अलग मेटल हमने देखे कि सिल्वर अगर कोरोइड होगा तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, कॉपर अगर कोरोइड होगा तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। घर में बर्तन होते हैं तांबे के और वो हवा में छोड़ के देखना आप, तो कुछ दिन के बाद उसके उनके ऊपर एक ग्रीन कलर का लेयर आ जाएगा, तो वो भी कोरोइड हो रहे हैं। आयरन है उसके ऊपर ब्राउन कलर का सरफेस आ जाएगा। तो ये हमने क्या देखा कि ये मेटल्स अपने सरफेस को ईट कर रही हैं जब किसके कांटेक्ट में आ रही हैं, आयरन, एयर और मॉइस्चर के, तो वो हो गया कोरोजन। अब इनसे बचने का तरीका भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि इनसे बचा कैसे जा सकता है कि भाई हमारा मेटल जो है वो सुरक्षित रहे। तो फर्स्ट तो है बाय ऑयलिंग और ग्रीसिंग। जो व्हीकल्स के अंदर नट बोल्ट लगे हुए होते हैं नीचे वाले पार्ट, तो बारिश के मौसम में व्हीकल्स बारिश के पानी से गुजरता है, तो वो खराब ना हो, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो हमें क्या बताती है कि हम उन पार्ट्स की ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर देंगे तो वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से बच जाएंगे। दूसरा हम क्या करते हैं, बाई पेंटिंग, हम पेंट कर सकते हैं, तो जो एयर और मॉइस्चर है वो मेटल सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तीसरा मेथड है हमारे पास बाई कवरिंग ऑफ अदर मेटल सरफेस, कवरिंग ऑफ अदर मेटल सरफेस। हम मेटल को दूसरे मेटल की सरफेस से कवर कर दें। जैसे हमारे पास आयरन की मेटल है उसको जिंक से कवर कर दिया, आयरन मेटल सरफेस कवर्ड बाय जिंक, तो वो हमारी रस्ट होने से बच जाएगी कि आयरन मेटल है और उसको हमने किससे कवर कर दिया, जिंक से, जिंक मेटल से कवर कर दिया। आयरन का कोई टुकड़ा लिया, ये आयरन का टुकड़ा है और इस आयरन के टुकड़े पर ये हमने जिंक की कवरिंग कर दी, आयरन पीस कवर्ड बाय जिंक, ठीक है। तो हमारा मेटल कोरोइड होने से बच जाएगा। और जब आयरन को कवर करेंगे जिंक से, आयरन मेटल कवर्ड बाय जिंक, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई, ये आपको ध्यान में रखनी है, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, कि आयरन मेटल सरफेस कवर्ड बाय जिंक मेटल इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। आयरन के टुकड़े को कोरोइड होने से बचने के लिए अगर हम जिंक मेटल से कवर कर देंगे तो उसको बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। तो इस तरह से भी हम हमारे मेटल्स को कोरोइड होने से बचा सकते हैं। तो ये कुछ इसके मेथड थे। अब एक छोटा सा टॉपिक इस यूनिट में हमारे पास है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि कोई भी फूडिंग मटेरियल, मतलब ऑयली प्रोडक्ट या ऑयली फूड, हमारे पास ऑयली प्रोडक्ट है या ऑयली फूड है, एक्सपोज इन ओपन एयर फॉर लॉन्ग टाइम, एक्सपोज कर दिया, हवा में छोड़ दिया लंबे समय के लिए, इट बिकम रेनासिड एंड गिव अनप्लीजेंट स्मेल। And give unpleasant smell, then food is spoiled.
then food is spoiled. Such process is known as rancidity. क्या कहा मैंने कि कोई भी भोजन है तैयार किया हुआ, उसको हमने हवा में खुला छोड़ दिया कुछ समय के लिए, ऑयली प्रोडक्ट या ऑयली फूड, तो थोड़े टाइम के बाद, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के बाद, उसके अंदर से खट्टी खट्टी उसका जो टेस्ट है वो खट्टा हो जाएगा, रेनासीड हो जाएगा वो, और उसके अंदर से अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, बदबू आने लगेगी, तो वो भोजन स्पॉइल हो गया, वो फूड क्या होगा, स्पॉइल। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। बात समझ में आई कि ऑयली प्रोडक्ट या ऑयली फूड एक्सपोज इन ओपन एयर फॉर लॉन्ग टाइम, इट बिकम रेनासीड एंड गिव अनप्लीजेंट स्मेल। वो रेनासीड हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा और उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगेगी, तो उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, इससे बचने के तरीके क्या क्या हैं, तो आप लोगों ने सुना होगा, बाय रेफ्रिजरेटिंग, बाय प्रिजर्वेटिंग, प्रिजर्व कर दें। तो प्रिजर्व का मतलब होता है, प्रिजर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, बाय एडिंग साल्ट, बाय एडिंग ऑयल्स, बाय एडिंग शुगर। जैसे पिकल्स होते हैं हमारे, पिकल्स जो अचार होते हैं, ठीक है, उनको अगर खराब होने से बचाते हैं तो उनके अंदर हम केमिकल्स भी डाल सकते हैं, जैसे सोडियम मेटाबाइसल्फेट, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो इन केमिकल्स को डाल के भी उसको बचाया जा सकता है। कई बार हम क्या करते हैं, घर वाले अचार बनाते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, ऑयल्स डाल देते हैं, विनेगर डाल देते हैं, तो उससे भी उस भोजन को रेनासिड होने से बचाया जा सकता है। जो हमारे सॉस वगैरह आते हैं तो उनके अंदर हम शुगर डाल देते हैं, सॉस तो तुमने देखे ही हैं, मीठे भी होते हैं, तो उनको अगर ख़राब होने से बचाना है तो उनके अंदर शुगर ऐड की जाती है, तो वो ख़राब होने से बच सकता है। तो इट मीन्स बाय प्रिजर्वेटिंग, बाय रेफ्रिजरेटिंग। और कई बार हमने देखा है कि जो हमारे चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, नमकीन वगैरह के पैकेट आते हैं, उनके अंदर मटेरियल कम होता है, हवा ज़्यादा होती है। क्यों होता है ऐसा, कि उसके अंदर लाइट गैसेज को फिलअप किया जाता है ताकि वो हमारा जो भोजन है या उसके अंदर जो ईटिंग मटेरियल है वो खराब ना हो। तो बाय फिलिंग लाइट गैस लाइक नाइट्रोजन इन एयर टाइट पैकेट। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, तो वो आपको पढ़ने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय आप सब लोगों को। और आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों का क्लास सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नई यूनिट के साथ।